सारथी। उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। 11 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशाने से कीर्तिमान रचने वाली मनु भाकर लहराएंगी भारत का झंडा। कोच जसपाल राणा के साथ पेरिस के लिए होंगी रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से की बातचीत। पेरिस ओलंपिक खेल में लक्ष्य सेन का रहा शानदार प्रदर्शन। कोटद्वार में फैला कंजक्टिवाइटिस आई इन्फेक्शन। ओपीडी में कंजक्टिवाइटिस ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से 27 यात्रियों ने किए भोले बाबा के दर्शन। 58 यात्रियों को किया रेस्क्यू। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून समेत टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा और सीधा आपको सुनाते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद। दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए चलिए चलिए, भैया चलिए, चलिए मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे नहीं नहीं नहीं, आगे चलिए, आगे प्लीज प्लीज, आगे चलो, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, प्लीज प्लीज आगे बढ़िए। कैसा लग रहा है? चलिए चलिए चलिए। तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आपने सुना और यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद में आगे बढ़ते हुए तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया यहाँ पर आगे बढ़ते हुए पूजा अर्चना करने के बाद तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
तो दिल्ली से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर दर्शन पूजन करने के बाद वापस लौटते मनीष सिसोदिया। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आजादी का महापर्व मना रही भाजपा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आजादी का पर्व मना रही। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। 11 से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर निकालेंगे तिरंगा पद यात्रा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सैनिकों को करेंगे सम्मानित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए 3 दिन का सत्र रखा गया है, ऐसा कहना है विपक्षियों का। और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि सत्र करदाता के पैसे से चलता है, अगर बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र को लेकर यह अहम बातें सामने आई हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। मंगलौर कस्बे में सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आवास योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपात्र लोगों के मकान आवास योजना में शामिल किया जा रहा है। मंगलौर कस्बे में दर्जनों परिवार अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान पर रहने को मजबूर हैं। कच्चे घरों के साथ शौचालय में कई लोग मजबूर हैं। पक्के मकान की आस में कई बार नगर पालिका के चक्कर काटने के बाद भी बेसहारा लोगों को आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नगर पालिका के अधिकारी को लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन इन लोगों की कोई भी अधिकारी सुन लेने को तैयार नहीं है। जब बारिश होती है, 15-16 साल हो गया हमें आ रहे को, और जब हम लेकर जाते हैं किसी बात को कि हमारा फार्म भरवा दो या हमारा कर दो, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हम तो छप्पर में जब बारिश आती है बहुत तेज की खड़े होकर हम रात गुजारते हैं। आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, बाकी लाखों करोड़ों लोगों को मकान दिए जा रहे हैं जो गरीब है, लेकिन किसी कर्मचारियों के कारण में मकान जो है पूरी तरह से जो है नहीं बन पा रहे हैं। ग्राउंड पे जाकर के देखो, ठीक है नहीं, जो मकान बनने लायक है उसका सर्वे नहीं हो रहा है। वो अधिकारियों की कमी है, हमारी सरकार की कमी नहीं है। सरकार बहुत दे रही है लाभ लोगों को, लेकिन जो कर्मचारी है यहाँ पे उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि वो जाकर के देखें। सिर्फ कागजों में जो है ना लिखा पढ़ी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और मैंने नगर पालिका के एक कर्मचारियों को ये अवगत करा दिया है कि आपके जो सर्वे है वो पूरी तरह से गलत है। नगर पालिका मंगलौर में अगर आप चेक करेंगे, पिछले दिनों का ही कुछ अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे, हमने लास्ट कुछ दिनों में 100 मकानों की पीएम आवास की जितनी पेमेंट थी सब हम निकालते जा रहे हैं। जितना हमारे पास बजट आता है हम वेरीफाई करेंगे, जियो टैग करके उनको पेमेंट दे रहे हैं। जहाँ तक बात रही नए आवास जुड़ने की, जैसे कि अभी नई जब सरकार का भी गठन हुआ था, अभी 3 करोड़ नए आवास पूरे भारत के लिए जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें जैसे ही मंगलौर के लिए आएगा तो हम उनमें भी जितने भी हमारे यहाँ के लोग होंगे जिनको आवास मिलना चाहिए, वरीयता और प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेगा। और मैं यही इंश्योर करूँगा कि ईओ से भी मीटिंग कर चुके हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनको मिलना चाहिए पहले उन्हें मिले, और जिनको अभी आर्थिक स्थिति ठीक है उनको थोड़ा बाद में मिले। सरकार कच्चे मकानों से पक्के मकान बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब हैं जिनके घर कच्चे हैं उनको पक्का करा जा रहा है। लेकिन मंगलौर में इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मंगलौर कस्बे के एक ऐसे मकान पर खड़े हैं जिसके घर पर छत भी नहीं है। छत पर बिल्कुल कच्ची है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये गरीबों का किचन भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये किचन है इनका, किचन यही रोटी बनाती हैं, बारिश आती है तो बड़ी दिक्कत होता है। और जो गरीब आदमी है उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेडरूम, उनका बेडरूम किस तरह का होता है, सोने का घर ये आपका देखना चाहेंगे। छप्पर पड़ा हुआ है, उनको
ये आप बेडरूम देखते हैं गरीब आदमी का, जबकि सरकार दावे कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मंगलौर में इसकी तस्वीर कुछ अलग ही है। के न्यूज़ के लिए मंगलौर से अकील है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर MDTA देहरादून में आपको बता दें कि अहम जानकारी सामने आई है और 15 करोड़ की लागत को लेकर अहम खबर। MDTA देहरादून में 3 जगहों पर बन रहा वाटर पार्क और 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली बड़ी खबर का रुख दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी और सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात हुई है। अहम खबर आपको हम बताते हैं, दोनों नेताओं की दिल्ली उत्तराखंड सदन में हुई मुलाकात। आपदा एवं राहत कार्यों सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों नेताओं की दिल्ली उत्तराखंड सदन में मुलाकात हुई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरसात के सीजन में कोटद्वार में बहुत से लोगों की आंखें आना या आंखें लाल होने जैसी जुड़ी समस्याएं जिले में फैल रही हैं। इसे चिकित्सा भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि ओपीडी में कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा सीजन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीजन में वायरल का ये सीज़न माना जाता है और वायरल फीवर होते हैं, वैसे ही हमारे आँख का इन्फेक्शन होता है कंजंक्टिवाइटिस। इस सीज़न में कंजंक्टिवाइटिस के केसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक ओपीडी में डेली मैं 3, 4, 5 मरीज़ डेली अभी देख रहा हूँ और ये संख्या बढ़ते ही जाने हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा अभी इसकी संख्या बढ़ते जाती है। एक समय आती है 15, 20, 25 तक पेशेंट पर डे आने लगते हैं, तो इसकी शुरुआत हो गई है। उससे पहले अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की है। बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक्स में अपने खेल का प्रदर्शन किया, हालांकि वो पदक हासिल नहीं कर पाए। सीएम धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपनी खेल भावना से सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्ण है। अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे और सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 6 माह यानी कि 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे और इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने 3 महीने के लिए अवधि बढ़ा दी थी। बहुत बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो हमारे पहले की क्रियाएं हैं हम वो पूरी कर लिए हैं। जैसे मतदाता सूची हम पूरी कर चुके हैं। हमारे यहाँ सीमांकन लगभग सभी निकायों का हो गया है, कुछ को छोड़ के। और सीमांकन की कार्रवाई जैसी इन निकायों की पूरी होती है तो आप समझिए उसके बाद हम आरक्षण वाला जो हमारा क्रम है वो हम पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम चुनाव के लिए तैयार होंगे, यानी हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से चली आ रही परिवहन कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त हो गई है। रुद्रप्रयाग में 15 जून को हुई दुर्घटना में निलंबित दोनों परिवहन कर्मचारियों को शासन ने बहाल कर दिया है। परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने कहा कि मामले में जो जांच समिति गठित की गई है उसने दुर्घटना में दोनों कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं पाई। इसी आधार पर कर्मचारियों को बहाल किया गया है। परिवहन कर्मचारी सीमांत को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, तो वहीं हड़ताल खत्म होने के साथ ही प्रदेश भर के समस्त आरटीओ, एआरटीओ कार्यालयों, परिवहन चेक पोस्टों पर मंगलवार को ठप पड़ा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की पंजीकरण, फिटनेस टैक्स आदि समेत प्रवर्तन का काम शुरू हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। दरअसल राज्य में आई आपदा के बावजूद राज्य के अधिकांश नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। उत्तराखंड में एक के बाद एक नेता आए दिन दिल्ली में कभी प्रधानमंत्री मोदी, कभी अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाओं के बीच तमाम नेताओं की दिल्ली दौड़ ने राजनीतिक बयानबाजी को भी तेज कर दिया है। कांग्रेस एक ओर जहां नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई की बात कर रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य के विकास और जन कल्याण को बड़ी वजह बताया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में दिग्गज नेताओं की दिल्ली दौड़ ने राज्य के सियासी पारे को गरमा दिया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री और सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। भाजपा नेताओं की दिल्ली के दौरे के बाद राज्य में सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस एक और जहां इन मुलाकातों के पीछे नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक का स्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई की बात कर रहा है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य के विकास और जन कल्याण को वजह बता रहा है। कि आप इसको सामान्य मानो, कुछ भी मानो, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। आप देख रहे हैं रोज एक न एक नेता प्रधानमंत्री के यहाँ फोटो खिंचवा रहा है, राजनाथ सिंह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, वो सब आपके सामने दे रहा है।
अखबारों में छपवा रहे हैं। पहले दिन दिल्ली की खबर आती है, दूसरे दिन देहरादून में छपवा रहे हैं। तो क्या है ये हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री के नज़दीक दिखाना चाह रहा है या केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीक दिखाना चाह रहा है। और पता नहीं मुख्यमंत्री को क्यों डरा रहे हैं, किस तरह डरा रहे हैं, कितनी अस्थिरता है कि स्थिरता है। ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक तरीका है मुझे जहाँ तक लगता है। और ये है वर्चस्व की लड़ाई कि मुख्यमंत्री को डराओ और ये कहो कि मेरा भी अप्रोच है, तेरी नहीं है, अकेला तू ही नहीं है, मैं भी हूँ। इसलिए अब आप समझ सकते हैं बाकी क्या हो सकता है। तो केवल वर्चस्व की लड़ाई। तो कांग्रेस क्या करेगी दिल्ली जाके? जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें आराम दिया है, वो आराम करे अपने आराम से। दिल्ली तो हम ही जाएंगे ना, जिनकी सरकार है, जिनका काम है, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वही तो दिल्ली जाएंगे। वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, अपने विभाग के मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, संबंधित मंत्री अपने मंत्री से मिले। जनता का जनादेश हमको मिला है। तीसरी बात, मोदी सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, उनसे विस्तार से चर्चा हो रही है। इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली दौरे में सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की भी दिल्ली दौर अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड में जल्द होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। सभी बड़े नेताओं की फीडबैक भी लिया है। कुमारी शैलजा ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में भी बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के नतीजे दोहराने को अभी से कमर कस ली जाए। कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कल दिल्ली में प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक की और बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो केदारनाथ का उपचुनाव है, जो आने वाले नगर निकायों के चुनाव हैं, जो आने वाले पंचायतों के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक व्यापक रणनीति बने जिससे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा सके, क्योंकि ये 2027 के चुनाव की बुनियाद भी तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं लेना चाहती, सभी चुनाव को गंभीरता से पार्टी लड़े। इसी के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय प्रदेश प्रभारी ने चिंतन मंथन किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए 12 तारीख को फिर से जो है सभी शीर्ष नेता और हमारे जो चुने हुए विधायक हैं सभी बैठेंगे और आगामी रणनीति भी फिर से बनेगी। देखिए, निसंदेह कांग्रेस अपना मंथन कर रही है और करे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है और दोबारा धामी जी ने सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि उनको मंथन ज़्यादा करने की आवश्यकता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में या पार्टी संगठन के परिप्रेक्ष्य में। पर उनको थोड़ा सा मंथन अपने ऊपर भी करना चाहिए। जो अभी यात्रा के दौरान देखने को मिला, जितने भी हमारे नेता थे कांग्रेस के, तमाम सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम करें, तो मुझे लगता है इस पर भी मंथन होना चाहिए। और कांग्रेस को इस वक्त जनता की बातों को उठाना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर सरकार के ऊपर जो है गलत तरीके की टीका टिप्पणी करके। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अपना मंथन करी तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है कांग्रेस में, इस चीज़ पर भी शायद उनका मंथन होगा। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उसी की बौखलाहट अब कांग्रेस के अंदर है और वो एक तुक्के से 2 सीटें उपचुनाव में यहाँ से जीते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि केदारनाथ भी शायद वो जीतेंगे। तो पर और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के-न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के-न्यूज़ खबर।